Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 2 of history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. As in the part 2 we have already started about the Russian Tsar, that how he was ruling and the Russian Empire, right? Now during his rule we will see that the economy and society during his rule was working in which way, right? Now when we start about the Russian Empire, at the beginning of the 20th century, vast majority of Russia's people were agriculturists, right? 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द रशियन पीपल जो थे वो लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे. दिस मीन्स दैट दे वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. About 85% of the Russian Empire's population, they earn their living from agriculture only. Means more than 85% of the people, they were engaged in agriculture and they earn their living from agriculture only. So ये proportion agriculture का सबसे high था than in most European countries है. For example, अगर फ्रांस एंड जर्मनी को कंपेयर करें तो प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%, जैसा 4:5 बोल सकते हैं हम. फिर पूरे एम्पायर में जो कल्टिवेटर्स थे वो लोग क्या करते थे, तो दे प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स. एंड रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. क्या करते थे, कल्टिवेटर्स जो थे वो मार्केट में सेल करने के लिए दे वर कल्टिवेटिंग फॉर देयर ओन नीड्स. एंड रशिया जो था वो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन था. So we were exporting grains, not we, means Russia was exporting grains to the other countries. इंडस्ट्रीज़ जो थी वहाँ पे वो तो हमें पॉकेट्स में मिलती रहती थी. इट मीन्स कि हर जगह जगह पे हमें इंडस्ट्रीज़ दिखती थी. इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो बहुत फेमस, दैट इज़ सेंट पीटर्सबर्ग, sorry, and Moscow. They were the prominent industrial areas. Then the craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshops जो थे. तो जो क्राफ्ट्समैन थे, जो वर्कर्स थे, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वो ही करते थे. लेकिन जो लार्ज फैक्ट्रीज थी वो क्राफ्ट वर्कशॉप्स के अलावा भी बहुत कुछ चलता था. बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो है वो सेटअप हुई थी 1890s में, जब रशिया की रेलवे नेटवर्क जो है, मतलब रेलवे सिस्टम एक्सटेंड हुआ था, मतलब एक्सपांड हुआ था. फिर उसके बाद से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ने लगा. फिर कोल प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गया. एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट वो क्वाड्रल हो गया, लाइक वो मल्टीप्लाइड, मतलब वो एक्सपांड हो गया. इट डबल्ड हम बोल सकते हैं, नॉट डबल बट इट वॉज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ओनली. कोल का जो प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन जो था वो, राइट. देन इज़ बाय 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन जो थे दे वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर. मतलब बहुत सारे वर्कर्स जो थे दे वर वर्किंग. मोस्ट इंडस्ट्री जो थी, जो मोस्टली इंडस्ट्री जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, राइट. प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट थी. गवर्नमेंट जो थे वो लोग ये लार्ज फैक्ट्रीज़ को सुपरवाइज़ करते थे. तो क्यों सुपरवाइज़ करते थे, ताकि देख सके कि मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क मिल रहा है कि नहीं. लेकिन ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो थे वो लोग ये रूल्स जो थे से ब्रेक नहीं कर सकते थे. वर्किंग डेज मतलब रूल्स ब्रेक तो नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग गवर्नमेंट के रूल्स इतना फॉलो भी नहीं कर रहे थे. स्मॉल वर्कशॉप्स और ये सब जो थे छोटे छोटे, तो वहाँ पे वर्किंग डेज वो समटाइम 15 आवर्स थे, कंपेयर्ड विद 10 आवर्स इन फैक्ट्रीज़. मतलब ज़्यादा वर्क आवर्स भी करवाते थे. एंड अकोमोडेशन जो था उनका, अकोमोडेशन ऑफ रूम जो थे वो फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिट्रीज, मतलब लार्ज बेडरूम विद नंबर ऑफ बेड्स होते हैं. देखो आपको फिगर 6 आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे भी आपको दिखेगा कि एक लार्ज बेडरूम होता है जिसमें बहुत सारे बेड्स लगे हुए होते हैं. तो ड्यूरिंग दैट टाइम वर्कर्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया था बेस्ड ऑन देयर सोशल ग्रुप. बहुत सारे ऐसे थे कि उनकी स्ट्रॉन्ग लिंक थी विद द विलेजेस, कि मतलब हम बोलते हैं ना रेफरेंस से आए हैं, तो वो उनके रेफरेंस थे कि जगह जहाँ से आते थे, बाकी सब सिटीज़ से आते थे. तो वर्कर्स को उन्होंने डिवाइड किया था बाय देयर स्किल.
A metal worker of St. Petersburg recalled metal workers considered themselves aristocrats among other workers. मेटल वर्कर्स जो थे सेंट पीटर्सबर्ग के, उसने ऐसा बोला कि मेटल वर्क जो थे ना वो खुद को एरिस्टोक्रेट मतलब एक हाईएस्ट सोसाइटी समझते थे वो लोग. फिर वुमेन जो थी उनका कंट्रीब्यूशन जो था दैट वाज आल्सो 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स, बट एक्चुअली दे वर पेड लेस देन कंपेयर टू मैन. मतलब जो वेजेस मैन को मिलते थे उससे कम वेजेस वुमेन को देते थे, इवन दो दे वर कंट्रीब्यूटिंग इन द सेम वे देन टू. देन डिविजन्स अमॉन्ग द वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स. लाइक ये वर्कर्स अलग है, दूसरे वर्कर्स अलग है, तो कैसे पता चलता था? तो उनके यूनिफॉर्म से, यूनिफॉर्म रखा था, मतलब उनके ड्रेसेस से पता चलता था कि ये वर्कर्स ये डिपार्टमेंट के हैं या ये वर्कर्स ये लो सेक्शन के हैं, राइट. सम वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स जो थे उन्होंने ग्रुप भी फॉर्म किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट होता था. एट द टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दे मस्ट फॉर्म ग्रुप एंड दे मस्ट फाइट अगेंस्ट दैट थिंग, या फाइनेंशियल हार्ड जो भी प्रॉब्लम्स होते थे तो एट दैट टाइम. लेकिन ऐसे ग्रुप जो थे वो बहुत कम बनते थे. फिर क्या कहते डिवीज़न, वो लोग ऐसा सोचते थे कि डिस्पाइट डिवीज़न वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क. मतलब डिवीज़न करने के बावजूद भी वर्कर्स जो थे उनमें यूनिटी थी. कब? जब स्ट्राइक करना था तब. एंड व्हेन दे डिसएग्रीड विथ एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशंस. लाइक ये स्ट्राइक बहुत सारी होती थी इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1896 1897 में, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में. मतलब ये सब जो था वो होता रहता था. अगर कंट्री साइड की बात करें तो पीजेंट्स जो है दे वर कल्टिवेटिंग मोस्ट ऑफ द लैंड. लेकिन जो नोबेलिटी पीपल थे, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च, उनकी लार्ज प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो थी उनके पास थी. नोबल्स को तो हमें पता है कि नोबल्स जो थे तो नोबल्स गॉट पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू दी ज़ार. उनको तो पहले से ही पावर और पोजीशन मिल गया था थ्रू देयर सर्विसेज, लाइक not through local popularity but because of the czar only. This was unlike France. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स और उनके लिए फ़ाइट भी किया था. लेकिन रशिया में पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम. रशिया में क्या था कि पीजेंट्स ऐसा चाहते थे कि जो नोबल्स है उनकी जो लैंड है वो पीजेंट्स को दे दी जाए, बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ दैट थिंग. बट दे रिफ्यूज्ड. उन्होंने क्या कर दिया, जो पीजेंट्स थे उन्होंने रेंट पे कर देना मना कर दिया था. एंड बहुत बार तो वो अपने लैंडलॉर्ड्स को मार भी देते थे, ऐसा भी किया था. इन 1902 दिस ऑकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया पे, कि वो लोग मार देते थे बिकॉज दे वर नॉट एबल टू पे रेंट, दे वर किलिंग देयर लैंडलॉर्ड्स. एंड ये सब इंसिडेंट्स जो थे इट ऑल टुक प्लेस ओवर रशिया. रशियन पीजेंट्स जो थे दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे. उन्होंने क्या किया, दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून. मतलब पूरी उनकी जो ग्रुप थी डिवाइडेड इट अकॉर्डिंगली टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली से वो लोग डिवाइड कर दिया था. एंड ऑल हैपेंड. सो दैट वाज अबाउट द टॉपिक दैट इज़ इकोनॉमी एंड सोसाइटी. Now the next topic is socialism in Russia. Now in this topic जो political parties थी they were legal. They were illegal in Russia before 1914. Sorry, I have written here legal, but it was illegal before 1914. Right? The Russian Social Democratic Workers Party जो थी वहाँ पे फाइंड आउट हुई in 1898. जो सोशलिस्ट ने फाइंड आउट की थी. एंड उन्होंने कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट किया था. एंड बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी तो वहाँ पे इलीगल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करवाया था. देन दे ऑल्सो सेट अप न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स ऑन स्ट्राइक्स भी करने लगे थे अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स होती थी तो. बहुत सारे रशियन सोशलिस्ट थे तो उनको ऐसा लगा कि रशियन पीजेंट जो है, रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली इट मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट. कि ऐसे जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन और ऐसे सब करते रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होता रहेगा, प्रॉब्लम्स जो है ना वो बढ़ते ही रहेंगे. अब जो सोशलिस्ट थे तो वो लोग बहुत एक्टिव थे इन द सिटी एरिया. सोशलिस्ट जो थे वो कंट्री साइड में बहुत एक्टिव थे.
थ्रू द लेट 19th सेंचुरी ओनली। तो उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी फॉर्म की। और ये पार्टी ने स्ट्रगल किया एंड पीजेंट्स की राइट्स के लिए फाइट किया एंड दे डिमांडेड कि जो लैंड है बिलोंगिंग टू नोबल्स, वो लैंड किसको ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, पीजेंट्स को। सो दे वर स्ट्रगलिंग फॉर पीजेंट्स राइट्स and demanded land belonging to nobles be transferred to peasants, and the party was divided over the strategy of organization, right? तो उन्होंने मतलब पूरा एक स्ट्रैटेजी फॉर्म किया था कि उनको लैंड चाहिए ही थी जो नोबल्स की थी, राइट? बहुत सारे सोशल डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने डिसएग्री भी किया था ये सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जो करते थे, जो पीजेंट्स कर रहे थे। फिर जो लेनिन था, उनको ऐसा लगा कि पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, क्योंकि सम पीजेंट्स वर पुअर, सम अदर वर रिच, सम वर्क एज अ लेबरर्स, एंड बाकी सब जो कैपिटलिस्ट जिनका इन्वेस्टमेंट हाई था, वो जो खुद लेबरर्स को हायर करते थे। मतलब लेनिन थॉट दैट कि ये जो पीजेंट्स है वो भी डिफरेंट टाइप के पीजेंट्स है, और ये डिफ्रेंसिएशन उसने दिया, दे कुड नॉट कॉल्ड बी अ पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट, कि ऐसे सब डिफरेंट है तो हम सोशलिस्ट मूवमेंट के उसको कैसे बोल सकते कि दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ द सेम थिंग। फिर जो पूरी पार्टी थी, इट वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर व्लादिमीर लेनिन जो है वो कौन है, तो हमें पता ही है कि वो बोल्शेविक ग्रुप का लीडर था। तो उसने सोचा इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी की जो ज़ारिस्ट रशिया है, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि जो पार्टी है इट शुड बी डिसिप्लिन, राइट? पार्टी होनी चाहिए कि रिप्रेसिव पॉलिसीज़ और ख़राब पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके पीपल को हार्म नहीं करना है। इट शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, लाइक अदर्स लाइक मेंशेविक्स थॉट। बोल्शेविक का सोचना ऐसा था, लेनिन का सोचना ऐसा था, लेकिन जो मेंशेविक थे दे थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, कि मेंशेविक का सोचना ऐसा था कि पार्टी जो है इट शुड बी ओपन टू ऑल ओनली, वो ऐसा सोचते थे, राइट? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सबके थिंकिंग्स जो है, सबके जो व्यूज़ है, इट वाज डिफरेंट इन देयर ओन वे। वो लोग बोलते थे कि बोल्शेविक मेंशेविक के अपोज जाने ही वाला है, मेंशेविक वो बोल्शेविक के अगेंस्ट ही जाने वाला है। तो व्यूज़ जो है, हावेवर इट इज़ नॉट गोइंग टू मैच एट एनी कॉस्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सोशलिज्म. Now we will continue the last part of this chapter in the last part, that is in the part 4. And remember students, बहुत सारा पार्ट आपके चैप्टर में कैंसिल है, तो वो मैं आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं पेज नंबर आई विल मैसेज यू कि वो पेज नंबर है ना ऑलरेडी कैंसिल है, वो पार्ट कैंसिल है, सो नो नीड टू स्टडी दैट थिंग। सो वो पार्ट मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया है, ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.